हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रीमेंबर, जो कि एक जापानीज स्लैशर प्लस हॉरर मूवी है। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को हम जंगल की ओर भागते हुए देखते हैं। दौड़ते समय हमें उसके हाथ में एक डॉल दिखाई देती है और वो बहुत डरी हुई थी। एक आदमी हाथ में एक्स लेके उसका पीछा कर रहा था क्योंकि वो उसे जान से मारना चाहता था। जंगल से निकल के वो लड़की एक घर में जाके छुप जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो आदमी उसे ढूंढ लेता है और वही उसकी मौत हो जाती है। जिस समय वो आदमी उस लड़की पे एक्स से वार करता है, उसी समय उस लड़की का खून उसकी डॉल पे जाके गिर पड़ता है। और वहीं पे इस कहानी का एक क्रीपी सा सीन आता है जिसमें वो डॉल पूरी तरह से रेड दिखाई जाती है और उसकी बटन जैसी आंखें एनाबेल की याद दिलाती है। और यहीं से कहानी का सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद की कहानी पर, जहाँ हमें एक न्यूज आर्टिकल दिखाया जाता है। उस आर्टिकल में एक चीज हाईलाइट की गई थी जिसका नाम था बॉडी सर्च गेम। उस गेम के मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को एक मरी हुई लड़की की बॉडी के पार्ट्स ढूंढने थे, लेकिन किसी वजह से वो ढूंढ नहीं पाते और उन सबकी मौत हो जाती है। और इस सीन के बाद इस मूवी की आगे की कहानी दिखाई जाती है। इस प्रेजेंट की कहानी की शुरुआत एक मसुका नाम की लड़की के साथ होती है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। हमेशा की तरह वो 7 बजे उठती है और स्कूल के लिए तैयार होती है। तभी उसकी माँ उससे टिफिन देती है और कहती है कि वो अपना टिफिन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। मसुका जब स्कूल जा रही थी तो हमें ये दिखाया जाता है कि वो अकेले ही स्कूल जा रही थी और बाकी लोग अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, लेकिन सैडली उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो किसी ताकाहिरो नाम के लड़के को पसंद करती थी, जो कि उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन अब कॉलेज टाइम में उन दोनों में कोई बातें नहीं होती थी। ताकाहिरो के बाकी के दोस्त होने की वजह से असुका उससे बात नहीं कर पाती थी। असुका वहीं पे रुमिको नाम की एक लड़की को देखती है, जिसका बॉयफ्रेंड उसे बाइक पे ड्रॉप करने स्कूल आता है। इन सभी बीच असुका एक बिल्ली को देखती है। उसी समय वो बिल्ली जब रोड क्रॉस कर रही होती है तो एक बस के नीचे आके मर जाती है। इस इंसिडेंट से सारे बच्चे वहाँ के शॉक हो जाते हैं। इसके बाद जब असुका स्कूल जाती है तो वो लॉकर रूम के बाहर देखती है कि ताकाहिरो का बैच नीचे गिर गया था, तो वो उसे उठाकर उसे लौटाने का सोचती है। लेकिन तभी एक लड़की वहाँ आकर वो बैच उठा के उसे ताकाहिरो के पास ले जाती है और इसकी वजह से असुका उससे बात नहीं कर पाती। इसके बाद जब वो क्लास में आती है तब वो देखते हैं कि सभी लोग अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, लेकिन असुका का कोई दोस्त नहीं था, तो इसीलिए वो अकेले बैठी थी। इनकी बैच में एक और लड़का होता है जो काफी स्टूडियस था और थोड़ा शाय भी। उसका नाम शोता है। उसके इस नेचर की वजह से उसके सारे क्लास के बच्चे उसे हमेशा बुली करते हैं। और जब ताकाहिरो वहाँ आता है तो उन सबसे कहता है कि वो उस लड़के को बिल्कुल भी परेशान ना करे। जैसे ही लंच पीरियड होता है तो सभी अपने दोस्तों के साथ लंच शेयर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से अकेले होने की वजह से असुका अपना लंच खाने के लिए स्कूल से बाहर जाती है। जब वो अपना लंच खोलती है तो उसे स्कूल की पुरानी एक वेल से आवाज आती है और जैसे वो उस वेल की तरफ देखती है तो उसे उस वेल से कुछ खून भरे हाथ बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये डरावना सीन देख के असुका चौंक जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो हाथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहाँ से जाते समय वो अपने एक लाइब्रेरियन को देखती है जो कि कोई चीज जमीन में छुपा रहा था। तभी असुका के पीछे एक छोटी लड़की आती है जो कि उसे कहती है कि वो उसकी बॉडी ढूंढे, और जब असुका पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। असुका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था, इसीलिए वो इस बात को इग्नोर करके फिर से क्लास चली जाती है। इसके बाद हमें आतुशी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि किसी लोनलीनेस में जी रहा था। वो एक अंधेरे से रूम में हमेशा लैपटॉप पे गेम्स खेलते रहता था। रात के समय जब असुका अपने घर थी तो उसे कंटिन्यूअसली मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें ये लिखा हुआ था कि क्या तुम्हें पता है कि रेड पर्सन रेड क्यों है। ये देख के वो हैरान हो जाती है। उसके इस सवाल पे वो पूछते हैं कि ये कौन है, लेकिन उसके रिप्लाई के बाद उसे ढेर सारे मैसेजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से असुका डर जाती है और फोन को साइड में रख देती है। लेकिन फोन कंटिन्यूअसली वाइब्रेट किए जा रहा था। उसके बाद असुका सो जाती है और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को स्कूल में पाती है जहाँ ऑलरेडी 5 लोग और मौजूद थे। ये 5 स्टूडेंट्स वही लोग थे जो कि इसके क्लासमेट्स थे। वो सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो सारे एक साथ यहाँ कैसे पहुँचे। तभी आत्सुशी उन्हें कहता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब सा हो रहा है और डर के मारे वो स्कूल छोड़ के अपने घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो घर जाने के लिए बाहर निकलता है तो एक अजीब सी सीरत वाली लड़की उसके सामने आती है और उसे काट के आधा कर देती है, जिसकी वजह से आत्सुशी की वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसकी लाश को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। जैसे वो सब बाहर आते हैं तभी वो रेड लड़की रुमिको को भी मार डालती है और ये देखकर सभी डर जाते हैं क्योंकि ये सारी लाशें और उनके मर्डर्स इतने बेरहमी से होते हैं कि कोई देख भी नहीं पाता। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स फिर से स्कूल की तरफ दौड़ते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। सभी स्टूडेंट्स अंदर जाके छिप जाते हैं, लेकिन वो लड़की उन सभी को बेरहमी से मार डालती है। इस मूवी में इतना खून खराबा है कि मैं ये मूवी बच्चों के लिए रेकमेंड नहीं करूंगी। रियो जब ऊपर भाग रही थी तो वो लड़की उसे भी मार डालती है। उसकी मौत ताकाहिरो और असुका के सामने होती है और ये देख के वो दोनों वहाँ से भाग के अंदर जाके छिप जाते हैं।
वो खून में लथपथ रेड लड़की उन दोनों के पीछे हॉस्पिटल के अंदर जाती है और उन दोनों में से ताकाहिरो को जान से मार डालती है। आसुका ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और अपने मुंह पे हाथ रख के जोर जोर से रो भी रही थी। बेड के नीचे छिपी आसुका उसके जब पैर देखती है तो वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वो लड़की उस बेड पे जाके जोर जोर से छलांग लगाने लगती है। जब आसुका वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो लड़की उसके सामने आ जाती है। जब आसुका उसे करीब से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक छोटी लड़की की आत्मा है जिसके हाथ में वही डॉल थी जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया था। आसुका उससे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो लड़की आसुका के मुंह में अपना हाथ डाल देती है, जिसकी वजह से आसुका का मुंह फट जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अगली सुबह जब 7 बजते हैं तो आसुका फिर से अपने बेड से उठी है। उठते समय उसे अपने गले में एक पेन महसूस होता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ एक भयानक सा नाइटमेयर था। जब वो नीचे जाती है तो वे देखते हैं कि उसकी माँ सेम वही डायलॉग्स बोल रही थी जो पहले दिन बोल रही थी और सेम टिफिन पैक किया था जो उन्होंने पहले दिन किया था, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। लेकिन उसको लगता है कि शायद ये कोई कोइंसिडेंट हो सकता है। उसके बाद जब वो वहाँ से निकलती है तो फिर से उसी बिल्ली को वहाँ देखती है और वहाँ पे उसकी वही फ्रेंड थी जिसे उसका बॉयफ्रेंड हाई स्कूल छोड़ने आया था। और तभी वो बिल्ली बस के नीचे आके मर जाती है। उसके बाद जब वो क्लासरूम में आती है तो नोटिस करती है कि सारी चीजें वैसे ही रिपीट हो रही है जैसे उसने कल एक्सपीरियंस की थी, जैसे कि वो कोई टाइम लूप में फंस गई हो जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल सा हो और आप डेली वही चीजें कर रहे हो जो आप रोज करते हो। तभी वो ताकेहारो को देखती है जो कि शोता को लेके अपने साथ जा रहा था और वहाँ वो सारे लोग मौजूद हो जाते हैं जो कल उस सपने में मौजूद थे। वो शोता से पूछते हैं कि कल उनके साथ आखिर क्या हुआ था, तो शोता उन्हें बताता है कि उसने इस बारे में फोन में रिसर्च की थी और इस रिसर्च से उसे पता चला कि ये सारी चीजें मिडनाइट से स्टार्ट होती है और उन्हें उस डेड पर्सन यानी उस छोटी बच्ची से बचना है जो उन्हें मार रही थी। और ये एक बॉडी सर्च नाम का गेम है जो कि एक कर्स है और हर साल इस स्कूल में से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है ये गेम खेलने के लिए। जिस समय वो लड़की मारी गई थी तो उसके मर्डरर ने उसके बॉडी पार्ट्स को काट के अलग अलग जगह पे छुपा दिया था और वो सारे बॉडी पार्ट्स उन्हीं के स्कूल में कहीं ना कहीं तो दबे हुए हैं। और अब इन सबको मिलके उस लड़की के सारे बॉडी पार्ट्स ढूंढने हैं और उसे स्कूल के पास मौजूद एक चैपल के कॉफिन में पहुंचाना है और तभी ये गेम खत्म होगा और ये सभी लोग उस टाइम लूप से बच पाएंगे। और जब तक ये गेम खत्म नहीं होगा तब तक ये सभी उस टाइम लूप में फंसे रहेंगे और अब हर रात उन्हें ये बॉडी सर्च का गेम खेलना होगा जब तक ये सारे बॉडी पार्ट्स ढूंढ नहीं लेते। वो ये भी बताता है कि उस कातिल ने उस लड़की को यही कहीं मारा था। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और तभी वो लाइब्रेरियन वहाँ आता है जो कि छिपके उनकी बातें सुन रहा था। और इधर रुमिको अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बार में जाती है तो देखते है कि उसके बॉयफ्रेंड के फोन में किसी का मैसेज आया था और जब वो मैसेजेस को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड की बीवी थी। ये देख के उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था। यहाँ दूसरी तरफ ताकाहिरो भी बहुत डरा हुआ था और सोच रहा था कि इसके आगे अब क्या होगा। जैसे रात के 12 बजते हैं सभी लोग फिर से उसी जगह आ जाते हैं और सभी सपने में उस कॉफिन के पास पहुंच जाते हैं जो कि उनके स्कूल के पास के चैपल में मौजूद था। लेकिन इस बार सभी लोग डिसाइड करते हैं कि सभी अलग अलग जाके उन बॉडी पार्ट्स को ढूंढेंगे। सभी ग्रुप में निकल जाते हैं लेकिन आसुका के साथ कोई भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए आसुका अकेले ही निकल जाती है और उन बॉडी पार्ट्स को ढूंढने लग जाती है। लेकिन तभी ताकाहिरो वहाँ आता है और वहाँ की लाइट्स ऑन कर देता है और कहता है कि लाइट्स की हेल्प के वजह से लाइट्स में ही उन्हें उन बॉडी पार्ट्स को ढूंढना होगा। आसुका कहते हैं कि वो ऑलरेडी इस रूम में सर्च कर चुकी है और उसे इस रूम में कोई भी बॉडी पार्ट नहीं मिला है। लेकिन उसी रूम में एक डोर नजर आता है और वो उस रूम में जाते हैं। उस रूम में एक एक्वेरियम था और उसके अंदर एक हाथ तैर रहा था। ये देख के वो दोनों खुश हो जाते हैं लेकिन अब सबसे बड़ा टास्क ये था कि उस हाथ को उन्हें उस कॉफिन तक पहुंचाना था। लेकिन तभी वहाँ पे वो रेड पर्सन आ जाती है। ताकाहिरो बहादुरी से उसका सामना करता है लेकिन वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसे झटके से मार डालती है। ये मर्डर्स इतने सेकंड्स में होते हैं और इतने ब्रूटली होते हैं कि आप जैसे अपनी आग झपकोगे तब तक वो इंसान डेड बॉडी में बदल जाएगा। ये देखकर आसुका वहाँ से भाग जाती है ताकि उस हाथ को वो कॉफिन तक पहुंचा सके। दूसरी ओर शोता अपने आप को एक कबर्ड में बंद कर लेता है ताकि वो उस लड़की से बच सके। लेकिन उस लड़की को पता चल जाता है कि वो उसी कबर्ड में मौजूद है तो वो पूरे के पूरे कबर्ड को ही ऊपर से सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और उसे बुरी तरह से पीट के उसकी हड्डियां तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उसके बाद वो आसुका के पीछे जाती है जो कि वहाँ से भाग रही थी। तभी वो शटर बंद कर देती है जिसकी वजह से वो रेड पर्सन उनके पास ना आ सके। लेकिन आसुका भी उस शटर की दूसरी ओर थी तो उसको वहाँ से जल्दी से निकलना जरूरी था। कैसे जैसे आसुका उस शटर के नीचे से दूसरी ओर चली जाती है और वो रेड पर्सन शटर के दूसरी ओर रह जाता है। आसुका उन दोनों को बताती है कि उन्हें उस हाथ को उस कॉफिन तक पहुंचाना होगा। लेकिन तभी वो रेड पर्सन रुमिको का पैर पकड़ लेती है और उसे बेरहमी से मार डालती है। उस शटर के नीचे से सिर्फ रुमिको का खून बहता हुआ दिखाई देता है और
उसके बाद वो शटर तोड़ के अंदर आ जाती है ताकि वो सबको मार सके। वो असुका को भी पकड़ लेती है और वही मार डालती है। तभी री वहाँ से वो शोल्डर उस कॉफिन तक पहुंचा देती है, लेकिन फिर से वो रेड पर्सन वहाँ पहुंच जाते हैं और री को भी मार डालती है। लेकिन तभी वो रेड पर्सन वहाँ पहुंच जाती है और री को भी बुरी तरह से पटक पटक के मार डालती है। जैसे ही दूसरे दिन 7 बजते हैं तो सबकी नींद खुलती है और अब ये सभी लोग जान चुके थे कि जब तक ये बॉडी सर्च कंप्लीट नहीं होती तब तक ये सभी उस टाइम लूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। असुका जब स्कूल जा रही थी तो वो उस बिल्ली को उठाती है ताकि वो उसकी जान बचा पाए, लेकिन तभी ताकेहिरो वहाँ आता है और उस बिल्ली को उठा लेता है। री और रुमिको भी उस असुका के साथ दोस्ती कर लेती है और वो सभी एक दूसरे से उस इंसिडेंट्स के बारे में बात करने लगते हैं, जिसकी वजह से असुका को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब उसके नए दोस्त बन चुके थे। अब ये सभी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और रात को मिलकर उस गेम को कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि वो सारे बॉडी पार्ट्स को जगह पे पहुंचा सके। उसी रात अब ये तीनों लड़कियां एक स्विमिंग पूल में छिपी हुई थी ताकि वो उस रेड पर्सन से बच सके। कुछ सेकंड्स के लिए तो इन तीनों को लगता है कि उन्होंने उस रेड पर्सन को बेवकूफ बना दिया है, लेकिन कुछ ही समय में वो री और रुमिको को मार डालती है। जैसे वो रेड पर्सन असुका को भी मारने जाती है तो उसकी नजर उस डॉल पे पड़ती है जो कि हिल रही थी। ये देख के असुका को पता चलता है कि उस डॉल में भी जान है। अगले दिन शोता ताकाहिरो से पूछता है कि अगर आत्सुशी उनके साथ उस गेम में है तो वो उनका साथ क्यों नहीं देता है। तब ताकाहिरो बताता है कि आत्सुशी एक बास्केटबॉल प्लेयर था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसके पैरों में एक इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे भागने के लिए मना किया था और उसका सपना ये था कि उसे एक बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनना था और अपना सपना पूरा ना करने के कारण वो हमेशा रूठा सा रहता है। उसके बाद दूसरी सुबह सभी लोग लाइब्रेरी में इकट्ठा होते हैं ताकि वो प्लान बना सके। रिसर्च करने के बाद उन सबको पता चलता है कि उस लड़की का नाम मियो था, जो कि सिर्फ 8 साल की थी और उनके स्कूल के पास ही मारी गई थी। तभी वो लाइब्रेरियन वहाँ आता है और उनकी बातें सुनने लगता है। सभी स्टूडेंट्स को वो लाइब्रेरियन क्रीपी सा लगता है। वो उन सबको कहता है कि उन सबको धीरे बात करनी चाहिए क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है। उसके बाद वो सभी स्कूल का एक मैप बनाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी एक एक करके सभी रूम्स में रिसर्च करेंगे और उन बॉडी पार्ट्स को ढूंढ के निकालेंगे और उसके बाद उस मैप पे बने उन रूम्स पे निशान लगा देंगे जिनमें वो ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं, जिससे उन्हें पता चलेगा कि उन्हें अब कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। कई रातों तक वो ऐसा ही करते हैं और एक एक करके सभी बॉडी पार्ट्स ढूंढ निकालते हैं और जैसे जैसे उन्हें वो बॉडी पार्ट्स मिलते जाते हैं वो वैसे वैसे उनको उस कॉफिन में डालते रहते हैं। रेड पर्सन हमेशा उनका पीछा करती है और बेरहमी से उन्हें मारती रहती है, लेकिन अब उन्हें शायद मरने की आदत सी हो गई थी, इसलिए वो उससे बिना डरे उन बॉडी पार्ट्स को हमेशा ढूंढते रहते थे। एक दिन लाइब्रेरियन फिर से उनसे पास आता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो सभी झूठ बोलते हैं कि वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। असुका जब उस लाइब्रेरियन की ओर देखती है तो उसे पता चलता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, वो जरूर कुछ न कुछ जानता है। उसी रात ताकाहिरो के हाथ एक बॉडी पार्ट लग जाता है, लेकिन वो बहुत जख्मी हो चुका था। खैर बॉडी पार्ट तो उसके हाथ लग चुका था, लेकिन कॉफिन तक जाने की हालत उसकी बची नहीं थी और रेड पर्सन भी उसके पीछे पड़ी थी। तभी आत्सुशी वहाँ पे आता है और उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा के कहता है कि अब वो इस गेम में उनकी हेल्प करेगा। उसके हाथों से वो बॉडी पार्ट लेके वो कहता है कि उसे उस रेड पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि वो कॉफिन तक जा सके। वहाँ जाके उस बॉडी पार्ट को वहाँ पे प्लेस कर देता है। इतनी रातों के बाद उस लड़की के सारे बॉडी पार्ट्स उस कॉफिन में प्लेस हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक बॉडी पार्ट बचता है जो कि था सर। दूसरे दिन वो सभी एक ब्रेक के लिए एक ट्रिप पे निकल जाते हैं जहाँ वो सभी बहुत एंजॉय करते हैं। आसुका ताकेहिरो को बताती कि पहले उसका कोई दोस्त नहीं था, इसकी वजह से स्कूल लाइफ बोरिंग हो चुकी थी। ताकेहिरो उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त थी, लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया क्योंकि जब भी वो उससे बात करता था तो बाकी लड़कियों को बुरा लगता था। अगले दिन सभी डिसाइड करते हैं उस लड़की के घर जाने का ताकि वो उस कटे हुए सर के बारे में कुछ पता कर सके। जैसे वो लोग उस घर में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुलिस ने ऑलरेडी उस घर को सील कर दिया था। उस घर में जाके वो सभी छानबीन करने लगते हैं। वहाँ उन्हें उस लड़की की बनाई हुई एक ड्राइंग नजर आती है जिसमें उस लड़की ने उसे और उस डॉल को भी बनाया था और अपने पेरेंट्स को उसने उन दोनों से बहुत दूर बनाया था, जिसे देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि वो लड़की बहुत लोनली थी और इसी वजह से वो डॉल ही उस लड़की की दोस्त थी। इसी लड़की की आत्मा उन सभी को रोकती है उस बॉडी सर्च गेम को कंप्लीट करने से ताकि ये गेम जल्दी खत्म ना हो। वहीं पे उन्हें एक हॉलो सी दीवार नजर आती है जिसके अंदर उन्हें लगता है कि उस लड़की का कटा हुआ सर होगा, लेकिन जैसे वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर वो डॉल थी जो कि खून से भरी हुई थी। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और जैसे मुड़ के फिर से उस डॉल की तरफ देखते हैं तो वो डॉल वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब तो ये सभी बहुत डर जाते हैं और दौड़ के उस घर के बाहर आ जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं और सभी उस गेम में एंटर होते हैं तो वो सारी जगह छान मारते हैं, लेकिन वो कटा हुआ सर कहीं नहीं मिलता। सभी सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो कटा हुआ सर कहाँ होगा। तभी वो रेड लड़की वहाँ आती है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बार वो लड़की खुद नहीं थी बल्कि वो डॉल के
के रूप में वहाँ आई थी, जो कि साइज में बहुत बड़ी थी। इस बार तो वो बहुत खूंखार हो चुकी थी। वो एक एक करके सबको मार रही थी, किसी को भी समय नहीं दे रही थी उनका सर ढूंढने के लिए। सभी उससे भागते और छिपने की कोशिश करते हैं। ताकाहिरो आसुका एक मशाल लेके उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो बहुत बड़ी हो चुकी है। तभी वो ताकाहिरो का गला दबाने लगती है और अपना मुंह खोलती है उसे खाने के लिए, लेकिन ताकाहिरो उसके मुंह में वो मशाल घुसा देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी जल जाती है और ताकाहिरो को दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से उसके आर पार से ताकाहिरो के शरीर के आर पार एक लकड़ी निकल जाती है और ताकाहिरो की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो री को कच्चा चबा जाती है। ये देखकर आसुका बहुत डर जाती है, क्योंकि इस बार तो वो रेड लड़की बहुत खतरनाक हो चुकी थी। ये सब देख के वो वहाँ से भागने लगती है। आसुका बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है ताकि वो उससे अपनी जान बचा सके, लेकिन जैसे ही वो रेड लड़की उसके पास आती है, आसुका वहाँ से जंप कर देती है, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। जैसे दूसरे दिन उसकी आँख खुलती है तो वो सुबह स्कूल जाती है, जहाँ वो और ताकाहिरो देखते हैं कि रास्ते की वो बिल्ली मर चुकी थी। उसके बाद वो अपने स्कूल में जाते हैं, जहाँ वो री को नहीं पाते, जहाँ री ऑलरेडी मिसिंग थी, और वो सबसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार री आज स्कूल क्यों नहीं आई है। तो सभी उसे कहते हैं कि री नाम की तो कोई लड़की है ही नहीं। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं और अब इन सबको पता लग जाता है कि री की अब कोई आइडेंटिटी बची नहीं है। आसुका उन्हें बताती है कि उसने देखा था कि उस रेड लड़की ने री को कच्चा चबाया था और शायद इसी वजह से अब असली दुनिया में भी उसकी आइडेंटिटी या फिर उसका एग्जिस्टेंस बचा नहीं है। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्हें उस रेड लड़की यानी उस क्रीचर का खाना नहीं बनना है, क्योंकि अगर वो उन्हें खा लेगी तो उनकी असली दुनिया से जो एग्जिस्टेंस है वो भी गायब हो जाएगा। आसुका को कहीं ना कहीं पता था कि वो लाइब्रेरियन इस बारे में कुछ न कुछ तो जानता है, इसलिए वो उसके पास जाती है और उससे मदद मांगती है। वो लाइब्रेरियन उसे अपने ऑफिस में लेके जाता है और उसे बताता है कि वो और उसके दोस्त भी ये गेम खेल चुके हैं, जिसका नाम बॉडी सर्च है, और शायद उन लोगों ने उस गेम को पूरा कर दिया था, लेकिन जब लोग उस गेम से बाहर आए तो वो एक दूसरे को जान नहीं पा रहे थे। आसुका कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसे उस गेम के बारे में कैसे पता है। लाइब्रेरियन उसे बताता है कि उसने उसके दोस्त को ये बुक दी थी और वो बुक उसे अगले दिन उसके पास मिली और उसे पढ़ के उसे उस गेम के बारे में सब कुछ याद आ गया था, लेकिन उसके बाकी दोस्तों को इस गेम के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसका मतलब अगर कोई एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को कोई चीज देते तो उसे देख के उसे याद आ सकता है कि उनके साथ क्या हुआ था। आसुका ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है कि जल्द ही वो अपने दोस्तों को खोने वाली है। तभी ताकाहिरो उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो हमेशा से अपने इस बात का इजहार करना चाहता था, लेकिन उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। ये कहने के बाद वो उसे अपना एक बैच भी देता है और कहता है कि वो हमेशा इसे संभाल के रखे। ये कह के वो उसे गले लगा लेता है और उसे एक किस भी करता है। आसुका के लिए शायद ये एक बहुत बड़ा दिन था। जैसे रात के 12 बजते हैं तो सभी उस गेम में वापस पहुंच जाते हैं। इस बार उन्होंने सभी प्रिपरेशन कर रखी थी ताकि वो उस लड़की को पकड़ सके। रुमिको उनसे कहते हैं कि आखिरकार हम ही क्यों इस गेम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो ताकाहिरो उसे बताता है कि जो लड़की यहाँ पे मारी गई थी वो भी एक लोनली पर्सन थी, जो कि अपनी जिंदगी में बहुत उदास थी, और ये सभी लोग भी किसी न किसी वजह से उदास है। उनकी भी लाइफ में एक अकेलापन सा है, और वो मॉन्स्टर हमारे लोनलीनेस पे ही अपनी एनर्जी इकट्ठा करती है। वो ये भी कहता है कि उसके पास एक थ्योरी है और उसके हिसाब से वो कटा हुआ सर कहीं और नहीं बल्कि उस डॉल के सर के अंदर ही है। तो किसी भी हालत में उन्हें उस डॉल को पकड़ना होगा और उसका सर काटना होगा। ये सभी इस प्लान से अग्री हो जाते हैं, और जैसे ही वो लड़की उस डॉल के रूप में वहाँ आती है तो सभी मिलके उसे बांध देते हैं। इसी बीच वो उस शोता को मार डाल देती है। उसी दौरान ताकेहारो और आत्सुशी उस चेन को बांध के उसे वहाँ पे एक पिलर से बांध देते हैं ताकि वो डॉल अपने आप को ना छुड़ा पाए। तभी वो डॉल उस आसुका को पकड़ लेती है और उसे खाने वाली होती है, लेकिन तभी रुमिको एक चेनसॉ लाती है और उसका हाथ काट देती है, जिससे आसुका की जान बच जाती है, लेकिन वो रुमिको को जान से मार डाल देती है। इसके बाद ये 3 लोग ही बचते हैं जो कि उस डॉल को जान से मारने की कोशिश करते हैं और चेनसॉ से उसका सर काट देते हैं। जैसे वो उसका सर काटते हैं तभी उस लड़की का सर उस डॉल के सर से बाहर निकल आता है, और अब ये सभी डिसाइड करते हैं कि अब इस सर को वो कॉफिन में प्लेस कर देंगे। उसी दौरान आत्सुशी भी उस लड़ाई के दौरान मारा जा चुका था। आसुका और ताकेहारो आगे बढ़ते हैं ताकि वो उस सर को उस कॉफिन में प्लेस कर सके। तभी वो डॉल वहाँ आ जाती है जो कि पूरी तरह से नहीं मरी थी। वो ताकेहारो को पकड़ के उस पे हमला कर देती है। ताकेहारो आसुका से कहता है कि उसे किसी भी हालत में उस सर को उस कॉफिन में रखना होगा। तभी वो एंटिटी यानी कि वो डॉल ताकेहारो को जान से मार डाल देती है। जब आसुका ये देखती है तो उसे उस डॉल पे बहुत गुस्सा आता है, तो वो एक रॉड उठा के उसे बुरी तरह से पीटने लगती है, जिससे वो डॉल अधमरी हो जाती है। उसके बाद वो उसे उस डॉल को धक्का दे देती है और एक चेन में फंस के गिरने की वजह से ऊपर से एक क्रॉस आके उस डॉल पे गिर जाता है, जो कि उस डॉल के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी मौत वही हो जाती है। और उसके बाद आसुका उस छोटी लड़की का कटा हुआ सर उस कॉफिन में रख के उसे बंद कर देती है, और वही ये गेम खत्म हो जाता
है और अगली सुबह वो 7 बजे फिर से अपने घर के बेड पे उठती है। जब वो स्कूल जाते हैं तो वो देखते हैं कि सभी लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन किसी को भी ये याद नहीं था कि उन्होंने एक साथ ये गेम खेला था, क्योंकि अब इस गेम को लेके सबकी मेमोरी ऑलरेडी इरेज हो चुकी थी। लेकिन आसुका को अच्छी तरह से याद था कि उसने ये गेम खेला था। कुछ देर बाद जब आसुका ग्राउंड की ओर जा रही थी तो गलती से उसकी जेब से वो बैच गिर जाता है, जो कि ताकेहिरो देख लेता है और जैसे वो बैच देखता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो आसुका को बुलाता है और कहता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है। ये बात सुनकर आसुका बहुत खुश होती है और स्माइल करती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर मुझे पूछो तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्लैशर मूवी प्लस हॉरर मूवी है 2022 की। ऐसे मूवीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो इफ यू लाइक इट और नॉट। टिल देन बाय।